अब यहाँ से पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। देखिए, खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं मुक्त व्यापार, समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं था। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया और यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। और वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का जो है का आभासी संसार साकार हो गया है, दिखता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना के परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की जिम्मेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को शामिल कर ले तो विश्व में कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% है। वैसे अकेले का 21% है और ये दोनों मिला के हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली कायम हुई थी और अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक एकेडमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा की है। ये व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है और जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वार्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। उसकी स्थापना सन 1881 में हुई थी। MBA की शुरुआत MBA का पाठ्यक्रम 1900 से प्रारंभ होता है और अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित एकेडमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीका दोस्त जावू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती कि जावू के पिता जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर MBA की डिग्री ले लें। वर्चस्व और संस्कृति में वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भों में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के
धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है और विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देश के व्यवहार वर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमजोर देश के व्यवहार वर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वे उसे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे और इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीके से काम कर लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है और आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बचत के बूते पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छी जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित है, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं शताब्दी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव से ही प्रतिबिंबित है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इस कारण सबसे ज्यादा ताकतवर है और वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतना ही सहज मानते हैं जितना आसपास के पेड़ पौधे, पक्षी या नदी को। आपको आंद्रेई और उसकी कूल जीन्स की उसकी कूल जीन्स याद होगी। आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ के युवा थे तो उसकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आजादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो ऐसा, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन का आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी और जो सोवियत संघ की केंद्रीय और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ जाहिर कर रही थी कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कायम रहा। इसके बाद है अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरी का कारण होता है और ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व में सबसे बड़ी बाधा खुद के वर्चस्व के भीतर अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध, जैसे एक तो 11 सितंबर 2021 की घटना के बाद सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होना। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की
संस्थागत बुनावटी। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैनिक शक्ति के बेलगाम जो है इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। इसके बाद जो है ना कि अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है और इस अड़चन के मूल में जो अमेरिकी समाज में जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका जो है अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इस देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सके। अमेरिका से भारत के संबंध कैसे हैं? शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था और इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया और इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया और इस नीति और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया था। देखिए ऊपर वाला यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ये सांस्कृतिक हो गया वर्चस्व। इस सारा तरीका ये वाला जीडीपी 2018 में जीडीपी कीमतों पर अमेरिका 21.48, चीन 14.17, अन्य इतना था 37.19 और बाकी प्रतिशत में इंडोनेशिया से भी का जीडीपी बता रहा है। भारत का एक बार अगर दिखाए तो कुछ नहीं है, सब भारत का 2.96 है और उससे भी कम तो रूस। वो डाटा था 2018 का वर्तमान कीमतें और यहाँ की ऐसे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे में उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई तरह के तगड़े प्रतिद्वंदी हैं। यदि हम तुलना क्रय शक्ति के हिसाब से देखें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती कि दाएं आरेख से इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि तुलनात्मक कार्य शक्ति पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी से आशय किसी राष्ट्र मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक खरीदारी से लिया जाता है। देखिए ये पीपीपी के बारे में दिया है और ये जीडीपी के बारे में दिया है। बाकी एक और मैप था यहाँ पे
ये था वो करने वाला खुद से करके सीखे कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। क्या ये नियम अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाए गए थे? ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में जानकारी जुटाएं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, अभी हमने यहाँ पे ब्रेटन वुड्स पढ़ा ना, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग तो पढ़ ही रहे थे। इसके बाद अर्थव्यवस्था तो 14% हिस्सा 21% पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ब्रेटन वुड्स के बारे में भी पढ़े। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि ध्यान रहे अमेरिका की आर्थिक प्रबलता ढांचागत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कायम रखना शक्ल में डालने की ताकत होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली कायम हुई। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व के अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम पर कायम है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिमाण मानते हैं। तो ये सब परिणाम मानते हैं। तो ये सब हम लोग ना ऊपर पढ़ लिए हैं। तो ये सांस्कृतिक हो गया। इसके बाद अब हम अमेरिकी रास्ते में अवरोध हम लोग पढ़ लिए। अब बचा है कि जो है भारत अमेरिका के साथ भारत का संबंध, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।